हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर आपको शुभकामनाएं। इस संकट में कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है वो इसी चैनल के माध्यम से जारी रखी जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, यह एक रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। रोजगार के बहुत से अवसर इसमें आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिलेंगे। इसमें आगे पढ़ाई के भी बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। तो आपको मैं आपकी भाषा में इसको सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो वो अपेक्षित हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट है। 5th चैप्टर हमारा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य एवं सारणी। अब तक हम सांख्यिकी की 2 अवस्थाएं कर चुके हैं। सांख्यिकी हमने 5 अवस्थाएं की थी शुरू में। आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वचन। ठीक है ना। जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें हम 2 अवस्थाएं अब तक 4 चैप्टरों में कर चुके हैं, आंकड़ों का संकलन और आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। ठीक है। अब हमारी जो तीसरी अवस्था है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसमें हमारे 5th, 6th और 7th चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, पाठ्य प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। तो इस चैप्टर में हम 2 प्रकार के प्रस्तुतिकरण कवर करेंगे। एक है पाठ्य प्रस्तुतिकरण और एक है सारणीय प्रस्तुतिकरण। तो पाठ्य प्रस्तुतिकरण क्या है पहले उसके बारे में, और उसके जो गुण और दोष हैं, उसकी उपयुक्तता है, उसके बारे में हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो ये है क्या। पाठ्य प्रस्तुतिकरण में आंकड़े अध्ययन के पाठ्य का एक अंश या अध्ययन की विषय वस्तु के वर्णन का एक अंश होते हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण आंकड़ों का वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहलाता है। यानी कि जो हम लिख रहे हैं, जो हमारी विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, हम उसी में आंकड़ों को कहीं ना कहीं डाल रहे हैं ताकि उस बात के बारे में सही स्पष्टता आ जाए जो हम कहना चाहते हैं। जब आंकड़ों की संख्या ज़्यादा ना है तो यह आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का एक सामान्य प्रकार है, सर्वमान्य प्रकार है। ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है जब आंकड़े कम हो। जैसे दिल्ली में जूते बनाने वाली कंपनी में हड़ताल हुई, 50% कर्मचारी कार्य करते पाए गए। इसका मतलब 50% कार्य करते नहीं पाए गए। और शहर की 20 कंपनियों में से केवल 2 पूर्ण रूप से बंद थी। तो अब ये बहुत थोड़ा आंकड़ा है, तो इसके लिए हम बड़ी बड़ी तालिकाएं या सारणियां नहीं बना सकते। तो उस थोड़े से आंकड़े को हमने अपने पाठ्य का ही एक अंश बना दिया। इससे हमारे जो पाठ्य है उसकी भी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है। उपयुक्तता क्या है। उपयुक्तता क्या है कि जब आंकड़े ज़्यादा ना हो। दूसरा, यह अध्ययन की विषय वस्तु को ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाता है। इस प्रकार यह कहने की बजाय कि सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं, अगर हम ये कहें कि 2010-11 में 50% सोने की कीमतें बढ़ गई हैं तो ये ज़्यादा अर्थपूर्ण नज़र आता है। दोष क्या है। अब दोष इसके क्या हैं। एक तो आंकड़ों के पाठ्य प्रस्तुतिकरण की एक गंभीर समस्या यह है कि मात्रात्मक तथ्यों के पाठ्य को पूर्ण रूप से पढ़ना पड़ता है। हमें सारे का सारा पैरा पढ़ना पड़ेगा जब जाके हमें बात समझ में आएगी। एक विशिष्ट समय में सोने की कीमत में वृद्धि को दर्शाने के लिए चित्रों का उपयोग निश्चय ही पाठक की एक दृष्टि के लिए काफ़ी सूचनात्मक होता है। अगर हम इसी चीज़ को कहाँ से दिखाएं, उससे दिखाएं, चित्रों से दिखाएं, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कितने पहले वो आंकड़े थे, सोने की कीमतें कितनी थी, आज कितनी है, कितना अंतर आया। तो बहुत आसान है। दूसरा, आंकड़ों के पाठ्य प्रस्तुतिकरण पाठक का पाठ्य सामग्री पर एक नज़र डालना कुछ भी प्रदान नहीं करता। जब अध्ययन का विषय व्यापक हो, उसमें विभिन्न क्षेत्रों के साथ तुलना सम्मिलित हो, तो आंकड़ों का जो पाठ्य प्रस्तुतिकरण है वो सिर्फ पाठक के लिए परेशानी ही खड़ी करेगा। उसके बाद सारणीय प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। एक सारणी के मुख्य भागों का वर्णन कीजिए, अथवा सांख्यिकी सारणी के मुख्य क्रियात्मक
भागों का वर्णन करें, इन सभी भागों को दिखाते हुए सारणी का एक प्रारूप भी बनाएं। तो दोनों प्रकार से किसी प्रकार से भी ये पूछा जा सकता है। तो अब हम करेंगे सारणीयन प्रस्तुतिकरण क्या है, एक सारणी क्या होती है, उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो उत्तर है सारणीयन विस्तृत अर्थों में कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर बने खानों को कॉलम या स्तंभ कहा जाता है तथा बाएं से दाएं वाली रेखाओं को पंक्तियां कहा जाता है। तो हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये ऊपर से नीचे वाले तो क्या बन गए, कॉलम, और ये बाएं से दाएं और ये क्या बन गई, रोज। तो ये हमारे 1 2 3 जैसे हमने मान लो कॉलम बनाए और 1 2 हमने रो बनाई। तो इस प्रकार से आंकड़ों को दिखाना वो क्या कहलाता है, सारणीयन। अब सारणी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, और आगे हम देखेंगे सारणी का प्रारूप भी हम इसमें बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, सारणी की संख्या। तो सबसे ऊपर तो पहले हम ये बताएंगे भी सारणी की संख्या क्या है, 1 2 3 4। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या पता बहुत सी सारणियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। तो जब हम पाठक को ये बताएंगे, कई बार आपके पास भी पैम्फलेट्स आते हैं, आप भी मान लो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें रेफरेंस दिया होता है सारणी नंबर 1 देखें। तो जब हम सारणी नंबर 1 तभी तो कहेंगे ना जब हमने किसी सारणी को नंबर 1 दिया होगा। सारणी नंबर 10 देखें तो सारणी की किसी ना किसी को हमने संख्या 10 दी होगी, तभी तो हम 10 देखेंगे। तो ये उस समय काम आता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा सारणियाँ हों तो उनको ढूंढने में आसानी रहती है। दूसरा शीर्षक। अब वो सारणी किस लिए है, क्या वो दिखा रही है, तो उसका शीर्षक सारणी का दिया जाना बहुत आवश्यक है। और शीर्षक कैसा होना चाहिए, सरल, स्पष्ट और छोटा। शीर्ष टिप्पणी। अब अगर शीर्षक से पूरी सूचना प्रकट नहीं हुई तो उसके नीचे शीर्ष टिप्पणी भी दी जानी चाहिए, यानी कि उसकी थोड़ी सी एक कह सकते हैं हम कि स्पष्टता दी जानी चाहिए। जैसे कि मान लो हमने दिखा दिया इकाइयाँ, लेकिन इकाइयाँ किस में हैं, लाख टन में हैं या सिर्फ टन में है, वो भी हमें साथ में शीर्षक के साथ लिख देना चाहिए। उसको हम कहते हैं शीर्ष टिप्पणी। चौथा, अब जो पंक्तियां हमने बनाई हैं तो उनका भी तो शीर्षक देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति शीर्षक। उसके बाद जो हमने कॉलम्स बनाए हैं उनका भी तो कोई शीर्षक देंगे, क्या हम उन कॉलम्स में क्या दिखा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं उपशीर्षक। ठीक है, इसके द्वारा यह प्रकट होता है कि प्रत्येक कॉलम में कौन से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद है 6th हमारा क्लेवर या क्षेत्र, यानी कि बॉडी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक सारणी का, इसी में सारे आंकड़े दिखाए जाते हैं। सारणी का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्षेत्र या क्लेवर है। इसके द्वारा सारणी में दी गई सारी सूचनाओं को दिखाया जाता है। प्रत्येक आंकड़े को कॉलम तथा पंक्तियों द्वारा बनाए गए खानों में अलग अलग दिखाया जाता है। ये थोड़ी स्पष्टता तब आएगी जब आप कोई सारणी बनाएंगे और जब हम सारणी का प्रारूप देखेंगे। टिप्पणी। टिप्पणी तभी दी जानी चाहिए जब कोई आंकड़ों या सूचना, कोई आंकड़े या सूचना स्पष्ट न हो या किसी के बारे में कोई विशेष सूचना देनी हो। मान लो कई बार क्या होता है, जैसे भारत की जनगणना है, भारत की जनगणना 10 साल के बाद इकट्ठी की जाती है, कलेक्ट की जाती है, संकलन किया जाता है। लेकिन कई बार किसी कारणवश, जैसे किसी क्षेत्र में मान लो बहुत ज़्यादा बाढ़ थी या कोई ऐसी आपदा थी जिसके कारण उस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जा सके, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा सेंसस ऑफिस है वो क्या करेगा, सेंसस कमिश्नर है, वो अपनी टिप्पणी देगा कि भाई इस क्षेत्र से संबंधित हम आंकड़े समय पर कलेक्ट नहीं कर पाए, तो उसको हम कहेंगे टिप्पणी। 8वां सोर्स। सारणी में यदि सारणी में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है तो अब हमें ये नीचे लिखना चाहिए कि वो जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो हमने कहाँ से लिए, उनका स्रोत क्या है, उनका सोर्स क्या है। ये है नीचे सारणी का प्रारूप। इससे आप काफ़ी चीज़ें समझेंगे। देखिए यहाँ पर दी हुई है सारणी की संख्या, फिर दी हुई है शीर्षक। अब इसी शीर्षक में अगर क्या होगा, उससे संबंधित कुछ और देना है तो हम जो उपशीर्षक, उसको उपशीर्षक उससे संबंधित जो है ये देखिए शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी, जिसको हम कहेंगे हेड नोट। क्या कहेंगे,
हेड नोट। अगर शीर्षक से संबंधित कोई हमें और सूचना देनी है उस शीर्षक को स्पष्ट बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेड नोट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेड नोट लिखेंगे। यहाँ शीर्षक आ गया, ये सारणी संख्या, ये शीर्षक। यहाँ पर उससे संबंधित अगर कोई स्पष्टता देनी है तो हेड नोट यानी शीर्ष टिप्पणी। यहाँ पे हमारे ये कॉलम्स हैं, ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाएं की ओर, इसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ये ऐसे। अब ये हमारा क्लेवर या क्षेत्र है जिसमें हम सारे आंकड़े लिखते हैं। ठीक, अब ये आ गया पंक्ति शीर्षक, ये आ गया कॉलम शीर्षक, इसमें जो हम लिखेंगे कॉलम से संबंधित, ये आ गया पंक्ति से संबंधित, तो इसको हम पंक्ति शीर्षक कहेंगे। तो ये हमारी पंक्तियां बन गई। उसके बाद ये हमारा क्लेवर या क्षेत्र बन गया जो सारणी का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी आंकड़े दर्शाए जाते हैं और यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। उसके बाद टिप्पणी, इससे संबंधित अगर हमें कोई टिप्पणी देनी है, कोई बात स्पष्ट करनी है तो हम यहाँ पर टिप्पणी देंगे, और अगर द्वितीयक आंकड़े हम प्रयोग कर रहे हैं तो सोर्स। तो ये हमारी जो एक सारणी है उसका प्रारूप है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांख्यिकीय सारणी किसे कहते हैं? एक आदर्श सांख्यिकीय सारणी के मुख्य लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, अथवा एक अच्छी सारणी के अपेक्षित गुण क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है। तो सारणी, सांख्यिकीय सारणी विस्तृत अर्थों में कॉलम, ठीक है, ऊपर से नीचे, तथा पंक्तियों बाएं से दाएं रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। ऊपर से नीचे की ओर बने खानों को कॉलम या स्तंभ कहा जाता है और बाएं से दाएं वाली रेखाओं को पंक्तियां कहा जाता है। तो एक अच्छी सारणी जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वो सारणी बहुत अच्छी बने और जो पाठक है वो उसको आसानी से समझ सके। भाई किसी भी चीज़ का अर्थ तभी तो होगा, फ़ायदा तभी तो होगा वो जब समझ में आए। अगर कोई चीज़ हमने ऐसी बना दी कि जो समझ में नहीं आ रही तो उसका बनाने का कोई भी औचित्य नहीं है, वो समझ में आनी चाहिए पाठक के। तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहली विशेषता, शीर्षक अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है भाई, जो हमने शीर्षक दिया है ऐसा ना हो कि सारणी में हम दिखा तो कुछ रहे हैं। मान लो आपकी 11वीं कक्षा की ही हम बात करें कि हमने 11वीं कक्षा से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए, ठीक है, लेकिन हमने जो उसका शीर्षक दिया वो दिया 12वीं के विद्यार्थियों की सूचना, तो हमारा शीर्षक ही गलत हो गया। या हमने आपके स्कूल के बजाय किसी दूसरे स्कूल का नाम लिख दिया, तब भी वो शीर्षक गलत हो गया। तुलना, सारणी बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन संख्याओं की तुलना करनी है उनको आसपास ही रखा जाए, आसपास वाले कॉलम या जो पंक्तियां हैं उसी में रखा जाए। अगर हम दूर रखेंगे तो फिर उनकी तुलना करनी मुश्किल हो जाएगी और पाठक को बार बार दूर तक देखना पड़ेगा, जिससे कि उसकी जो क्रमबद्धता है, उसका जो ध्यान है वो टूटेगा। तीसरा, विशेष महत्व, स्पेशल एम्फेसिस, सारणी के कई तथ्यों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है, तो उन तथ्यों को सबसे ऊपर वाली पंक्ति में या सबसे बाएं वाले कॉलम में दिखाया जाना चाहिए। भाई जो शुरुआती कॉलम है या शुरुआती जो हमारी पंक्ति है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं वो दिखाने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम आंकड़े दिखाना चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, वो हम सबसे लास्ट कॉलम में लिखें और सबसे लास्ट रो में लिखें, तो वहाँ तक क्या होगा, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। कम का मतलब ऐसा है कि वो दूर चली गई है तो पाठक का उस पर ध्यान बाद में जाएगा। आदर्श आकार, एक सारणी आदर्श आकार की होनी चाहिए। तो आदर्श आकार का मतलब क्या है कि हमें पहले उसका ना एक ड्राफ्ट बना लेना चाहिए, रफ बना लेनी चाहिए और वो देख लेनी चाहिए कि क्या वो हमारे सभी मापदंडों को पूरा करती है, क्या वो समझ में आ रही है, क्या कुछ ऐसे आंकड़े तो नहीं है जो छूट गए हों। तो अगर कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो छूट गए हैं तो हम दोबारा उसको सारणी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। पांचवा, पंक्ति शीर्षक, यदि पंक्तियां बहुत लंबी हैं तो सारणी के बाईं ओर पंक्तियों के अनुशीर्षक दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पंक्तियां लंबी हैं तो हम उनके अनुशीर्षक भी दे सकते हैं दूसरी तरफ, ताकि उनका जो मीनिंग है वो बना, मतलब उसकी पाठक की समझ में आता रहे।
ऐसा ना हो कि वो यहाँ से स्टार्ट हो, एक तरफ से स्टार्ट हो, और क्योंकि वो जो हमारी रोज हैं, पंक्ति है, वो लंबी है, तो दूसरे तरफ तक यही भूल जाए कि इसमें दिखाया क्या गया है। उसके बाद है शून्य का प्रयोग। सारणी में शून्य का प्रयोग केवल मात्रा की अनुपस्थिति को दिखाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर हमारे पास किसी तथ्य से संबंधित कोई भी सूचना नहीं है तो उसकी जगह हमें नॉट एप्लीकेबल या डैश का प्रयोग करना चाहिए, जीरो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीरो का प्रयोग का मतलब क्या है कि हमें उस बात का पता है, हमें उस सूचना का पता है और वो सूचना जीरो है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 7वां पॉइंट हमारा है संक्षिप्त शब्द, एब्रीविएशंस। सारणी के शीर्षक तथा उपशीर्षक में संक्षिप्त शब्दों जैसे गवर्नमेंट, मौनी, मौद्रिक नीति आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि जो पाठक है वो क्या पता आपके क्षेत्र से ना हो, उसको पता ही नहीं कि ये जो एब्रीविएशंस हैं ये किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, तो वो क्या पता उन एब्रीविएशंस को ना समझ पाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो उनका जो सही पूर्ण रूप है वही लिखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन सारणी का पाठक कौन होगा। ये किसी दूसरे के द्वारा भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद टिप्पणी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे सीक्वेंस गलत हो गई, 8 होगा, आप ठीक कर लेना इसको, 8, 9, 10 आगे जो भी है। तो सारणी में आवश्यकता हो तभी टिप्पणी दी जानी चाहिए। उसके बाद इकाइयाँ, सारणी में उपयोग की गई इकाइयों के बारे में कॉलम के ऊपर या अनुशीर्षक के सामने लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा जाना चाहिए कि कौन सी टन, किलोग्राम, ग्राम, लाख टन, कौन सी इकाइयों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद योग, सारणी के आंकड़ों के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोग तथा सभी संयुक्त वर्गों के लिए कुल योग लिखा जाना चाहिए। क्योंकि मान लो अब अगर उसको योग करना पड़े तो जो पाठक है वो तो योग करने बैठेगा नहीं, तो आपको ही उसका योग करना चाहिए ताकि उससे और अर्थ या उसको और अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 12वां है सामग्री का सोर्स, स्रोत क्या है। तो अगर हमने द्वितीयक आंकड़े प्रयोग किए हैं तो हमें उस सामग्री का स्रोत भी लिखना चाहिए कि ये हमने आंकड़े कहाँ से लिए हैं। लास्ट है हमारा सरल, मितव्ययी और सुंदर, सिंपल, इकोनॉमिको एंड अट्रैक्टिव। सारणी सरल होनी चाहिए ताकि सुगमता से समझ में आ सके और दिखने में सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए आपको बताया था ना भाई, ड्राफ्ट बना लो, पहले उसका रफ बना लो ताकि वो ऐसी ना हो कि बहुत लंबी हो जाए या बहुत चौड़ी हो जाए। ठीक है, ऐसा उसका एक आदर्श रूप होना चाहिए उसकी लंबाई और चौड़ाई का, ताकि वो देखने में सुंदर लगे। अगला हमारा पॉइंट है सारणियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसके ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखें। तो सारणियाँ कितने प्रकार की हैं? सारणियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। एक तो उद्देश्य, एक मौलिकता और एक बनावट के आधार पर। तो यहाँ पर आपके यहाँ वो दिया गया एक फ्लो चार्ट, सारणियों के प्रकार उद्देश्य अनुसार, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, मौलिकता के अनुसार मौलिक सारणी, व्युत्पन्न सारणी और बनावट के अनुसार सरल सारणी और जटिल सारणी। तो ये जो आपको आगे सारणियाँ करवाई जा रही हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे ताकि अगर सारणियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से कर सकें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी कुछ संख्यात्मक प्रश्न ले सकते हैं। उद्देश्य के अनुसार सारणी, उद्देश्य के अनुसार सारणी 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य उद्देश्य वाली, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी वह सारणी है जो इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि अनुसंधानकर्ता अलग अलग इकाइयों को तुरंत ढूंढ सके। ठीक है, तो इनका उद्देश्य ये होता है कि सारणियाँ बना दी, अनुसंधानकर्ता को रेफरेंस लेना है। ठीक है, इन्हें संदर्भ सारणी भी कहा जाता है। ये अधिकतर किसी रिपोर्ट के साथ दी होती है। जैसे भारत की जनगणना है तो उसके साथ बहुत सी सारणियाँ दी होती हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को किसी से उससे संबंधित आंकड़ा देखना है तो वो रेफरेंस ले सकता है इन सारणियों से। तो इनका उद्देश्य सिर्फ होता है रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए, तो ताकि अलग अलग इकाइयों को ढूंढा जा सके। विशेष उद्देश्य वाली, विशेष उद्देश्य वाली सारणी वह है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाएगी। इसमें विस्तृत आंकड़े नहीं दिए होते। अब जो हमने सामान्य उद्देश्य वाली जो सारणी देखी उसमें विस्तृत आंकड़े दिए होते हैं ताकि अनुसंधानकर्ता अलग अलग आंकड़ों को देख सके। ठीक है, ढूंढ सके आसानी से।
जो भी उसको वहाँ से रेफरेंस लेनी है। लेकिन विशेष उद्देश्य वाली जो सारणियाँ हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और उसमें विस्तृत आंकड़े नहीं दिए जाते, उसमें सिर्फ विश्लेषण के परिणाम दिए जाते हैं। इन्हें सारांश सारणी भी कहते हैं। क्रक्स है, ये निचोड़ है। लेकिन जो इससे पहले सामान्य उद्देश्य वाली सारणी है वो सिर्फ आंकड़ों को उसमें व्यवस्थित क्रमबद्ध उसमें रखा गया है ताकि वहाँ से उन आंकड़ों को देखा जा सके। फिर है मौलिकता के अनुसार सारणी। यह 2 प्रकार की है, मौलिक या प्राथमिक सारणी, दूसरी है व्युत्पन्न सारणी। अब मौलिक सारणी क्या है? जैसे आंकड़े हमने इकट्ठे किए थे वो ऐसे उसी रूप में जब दिखाए जाएं तो उसको हम कहते हैं मौलिक। मौलिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, ठीक है, मूल है वो। तो जैसे आंकड़े लिए वैसे के वैसे उनको प्रस्तुत कर दिया, दिखा दिया। व्युत्पन्न सारणी क्या है? व्युत्पन्न सारणी वह सारणी है जिसमें आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते बल्कि वे अनुपात, प्रतिशत आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ रूप परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर है बनावट के अनुसार सारणी। तो बनावट के अनुसार सारणी मुख्यतः 2 प्रकार के, लेकिन आगे भी इनके क्लासिफिकेशंस हैं। सरल या एक गुण वाली सारणी। तो सरल सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों की केवल एक ही विशेषता का वर्णन करती है। उदाहरण के लिए निम्न तालिका एक सरल सारणी है। यह किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को प्रकट कर रही है। अब आपका ही जो स्कूल है या आपका साथ लगता कॉलेज है, उसके छात्रों की संख्या दी गई है। तो उसके छात्रों की संख्या मान लो जैसे आपके स्कूल में 11वीं की जो संख्या है वो 200 है, तो आपके साथ लगता जो कॉलेज है उसमें बीए में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रथम वर्ष में बीए द्वितीय वर्ष में 80 बच्चे पढ़ रहे हैं और बीए तृतीय वर्ष में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब आपके पास ये आंकड़े दिए हुए हैं, आपको उनको क्या करना है? सारणी के रूप में दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? कॉलम बनाए 2, कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या, 2 कॉलम बन गए। ये हमारी रोज बन गई, 2 कॉलम है हमारे और 2 ये हमारी रोज है आगे। तो इसमें अब हम क्या दिखा रहे हैं? रोज में कक्षा, ठीक है। कॉलम में क्या दिखा रहे हैं हम? हमारे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। तो कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या, तो 11वीं में कितने विद्यार्थी हैं? 200, बीए प्रथम में 100, बीए द्वितीय में 80 और बीए तृतीय में 60। तो यहाँ पे योग कर दिया हमने, जो बताया था कि भाई हमें साथ ही साथ योग भी करना है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 440। तो ये है सरल सारणी कि एक ही विशेषता को दिखा रही है और वो विशेषता क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें हमने 2 विशेषताएं नहीं ली, ठीक है ना। उसके बाद जटिल सारणी। जटिल सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के एक से अधिक गुणों को प्रकट करती है। अब एक से अधिक तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उसके आधार पर इसने आगे बांट दी। जैसे अगर 2 गुण है यानी एक से ज़्यादा, द्विगुणी, डबल और 2 विद ट्रिपल, तो द्विगुणी सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों की 2 विशेषताओं को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को प्रकट करने वाली जो तालिका है वो क्या कहलाएगी? द्विगुणी। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों की संख्या हमने दिखाई, सिर्फ बच्चों की संख्या हमने दिखाई। अब स्कूल में लड़के लड़कियां भी तो होती हैं, ऐसे कॉलेज में होते हैं लड़के लड़कियां। अब वो संख्या तो नहीं हमने यहाँ पे दिखाई, यहाँ तो हमने सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या दिखाई, यानी कि 1 गुण। जब हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग दिखाएंगे तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कॉलम और रोज ली, यहाँ पे कक्षा हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या। तो हमारी जो रोज हैं वो कक्षाओं को दिखा रही हैं और कॉलम हमारे क्या दिखा रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या को दिखा रहे हैं। और विद्यार्थियों की संख्या को भी अलग अलग लड़के और लड़कियों में। और यहाँ पर हमने जो ये सब टोटल हर एक जो रो का है उसका टोटल किया है और यहाँ पर कंप्लीट उसका हमने टोटल किया है पूरी सारणी का। अब यहाँ पर हमने देखा कि 11वीं में 160 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। ऐसे ही बीए में 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां सॉरी, और 60 लड़कियां हैं। ऐसे ही बीए द्वितीय में 60 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। ऐसे ही बीए तृतीय में 50 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। तो अब देखिए इस कॉलम का, सब कॉलम का, ठीक है,
क्या बना टोटल योग, सब कॉलम का कितना बना 310, इस सब कॉलम का, ठीक है, इसका कितना बना 130। अब इस रो का कितना बना 200, इस रो का कितना बना 100, इस रो का कितना बना 80, इस रो का कितना बना 60, और इस टोटल का कितना बना रोज और कॉलम्स का जो टोटल है वो कितना बना 440। तो इस प्रकार हमें इस सारणी के बारे में कंप्लीट पता चल गया। भाई टोटल बच्चे कितने हैं 440। अगर हम ये कहें कि बीए प्रथम में कितने हैं 100, लड़के कितने हैं 40, लड़कियां कितनी हैं 60। अगर हम टोटल लड़कों की संख्या देखें तो लड़कों की संख्या कितनी है, अब इसको उप जो हमारा ये है सब कॉलम, इससे हमें पता चल गया कितना 310। अगर लड़कियां देखें टोटल कितनी है 130। तो इस प्रकार हमें लगभग सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। तो इसमें हमने 2 गुण दिखाए, 2 गुण कौन कौन से, एक तो विद्यार्थियों की संख्या और दूसरा लड़के और लड़कियां, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 गुण हो गए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी प्रकार से मान लो इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपको उसको सिर्फ ऐसे अपनी सारणी में बदलना है। और इस तालिका का जो हेडिंग है वो क्या बनेगा, तालिका किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा तथा लिंग के अनुसार, ये इसका शीर्षक है, ठीक है। और इससे ऊपरले वाली की क्या बनी थी, यह थी कि इसकी बनी थी किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या, सिर्फ यहाँ पर किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या, ये इसका शीर्षक है। उसके बाद है बहुगुणी। तो बहुगुणी में क्या है, यानी कि 2 से ज़्यादा। बहुगुणी सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के 3 से अधिक गुणों को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए निम्न तालिका में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का वितरण कक्षा, लिंग, आवास तथा विवाहित स्थिति के आधार पर किया गया है। तो तालिका क्या बनाई हमने, किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या। अब इसकी और क्या है टिप्पणी, शीर्ष टिप्पणी क्या है, लिंग, कक्षा, आवास तथा वैवाहिक स्तर के अनुसार। तो ये हमारा हो गया शीर्षक। अब यहाँ पे देखिए हमें आंकड़े दिए हुए, कॉलम हमने बनाए लड़के लड़कियां, रोज में हम क्या दिखा रहे हैं कक्षा, ठीक है। अब इसमें भी जो हमने ये कॉलम बनाए लड़के लड़कियां, ठीक है, ऊपर तो आ गई विद्यार्थियों की संख्या, तो लड़के लड़कियां। अब उस लड़के लड़कियों में भी हमने और आगे बनाए ग्रामीण और शहरी, और ग्रामीण को भी हमने 2 में बांट दिया, विवाहित अविवाहित, और शहरी को भी ऐसे ही विवाहित अविवाहित। ऐसे ही लड़कियों को ग्रामीण, शहरी, विवाहित अविवाहित, विवाहित अविवाहित। अब इसका योग हमने यहाँ पे ले लिया रोज का, यहाँ पे हमने ले लिया कॉलम्स का योग, ठीक है, और यहाँ हमारा आ गया टोटल। तो अब ऐसे 11वीं में 5 विवाहित हैं, 55 अविवाहित हैं, और 11वीं में जो ग्रामीण की बात थी शहरी 10 विवाहित हैं और 90 अविवाहित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया भाई 11वीं में जो ग्रामीण क्षेत्र में लड़के हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में विवाहित कितने, सिर्फ 5, अविवाहित कितने हैं 55, और ऐसे ही शहरी क्षेत्र में विवाहित कितने हैं 10 और अविवाहित कितने हैं 90। ऐसे ही लड़कियों की जब हम बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां कितनी विवाहित हैं, सिर्फ 2, और ग्रामीण क्षेत्र में अविवाहित कितनी है लड़कियां 8। ये कौन सी कक्षा की बात चल रही है, 11वीं। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में विवाहित कितने हैं 5 और अविवाहित कितने हैं 25। अब हम इस टोटल इस जो पंक्ति है हमारी 11वीं कक्षा, इसका योग करते हैं, और वो योग कितना है 200, ठीक है। हम यहाँ पर भी योग ले सकते हैं, मान लो अगर हमें यहाँ पर योग ले लिया जाए, यहाँ पे योग, ठीक है, योग, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कितने ग्रामीण लड़के हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पर ले लें अगर योग, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि कितने टोटल शहरी 11वीं में शहरी लड़के हैं, ठीक है। और अगर हम सिर्फ यहाँ पर टोटल लें इनका, तो हमें ये पता चल जाएगा ग्रामीण और शहरी टोटल कितने लड़के हैं 11वीं में,
तो वो हमारी डिपेंड करेगी कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन अपनी लेनी है, कौन कौन सी हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो हम अलग अलग जगह पर भी योग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर योग करोगे, आपकी जैसी आवश्यकता है आप बीच में भी यहाँ पर भी सब टोटल कर सकते हैं अलग अलग जगह पर जहाँ आपको आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने एक से अधिक विशेषताओं को दिखाया, यहाँ पे लिंग, कक्षा, आवास, वैवाहिक स्तर। तो हमने यहाँ पर क्या 4 वो दिखा दी। ठीक है, तो ये है बहुगुणी सारणी। तो इस प्रकार से हम, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तालिका है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द जो अपनी सारणियाँ हैं वो बना पाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आंकड़ों के वर्गीकरण और सारणीय प्रस्तुतिकरण के लिए अपनाए जाने वाले आधार। अब जब हम आंकड़ों को अलग अलग करते हैं, वर्गों में बांटते हैं, तो किस आधार पर बांटते हैं, कौन कौन से आधार हो सकते हैं? तो सारणीय प्रस्तुतिकरण आंकड़ों के 4 प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित है: गुणात्मक, मात्रात्मक, अस्थायी और स्थानिक। तो ये कैसे हैं, इनको समझते हैं। पहला है आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण और सारणीय प्रस्तुतिकरण, क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब आंकड़ों को एक प्रक्रिया के गुणात्मक लक्षणों या गुणात्मक विशेषताओं के रूप में प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण। उदाहरण के लिए बेरोजगारी के आंकड़ों का संबंध ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से हो सकता है, कुशल अकुशल, पुरुष और स्त्री काम ढूंढने वाले हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं हम, गुण के आधार पर, कोई या तो पुरुष है या महिला है, या कुशल है या अकुशल है, या कोई ग्रामीण क्षेत्र में काम ढूंढ रहा है या शहरी क्षेत्र में काम ढूंढ रहा है। तो उस आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं, सारणियों को बनाते हैं, तो वो होता है गुणात्मक वर्गीकरण। फिर है आंकड़ों का मात्रात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो जब एक प्रक्रिया की मात्रात्मक विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है तो यह होता है मात्रात्मक वर्गीकरण। उदाहरण के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जिसको भिवानी बोर्ड भी कहते हैं, परीक्षा में कक्षा 12वीं में गणित में 20 से 30 और 30 से 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो अब इतने वर्ग में के 20 से 30 कितने बच्चों के आए हैं, 30 से 40 है, कितने बच्चों के आए हैं। तो ये हमने आधार किसको बनाया, मात्रात्मक, उसको मात्रा को बनाया ना, संख्या को बनाया किसी को, तो इसको हम कहेंगे मात्रात्मक वर्गीकरण। तीसरा आंकड़ों का अस्थायी वर्गीकरण। तो अस्थायी वर्गीकरण का मतलब क्या है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो अस्थायी वर्गीकरण में आंकड़े समय के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे 2006 से 10 के दौरान दिल्ली शहर में सेल फोनों की बिक्री, तो हमने किसको आधार बनाया, समय को आधार बनाया। अलग अलग वर्षों को हम आधार बना सकते हैं अपने आंकड़ों को दर्शाने के लिए। और लास्ट है स्थानिक वर्गीकरण, स्पेशियल क्लासिफिकेशन। तो स्थानिक वर्गीकरण में हम स्थान को आधार बनाते हैं, जैसे एक वर्ष के दौरान विश्व के विभिन्न देशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने देशों को क्या बनाया, यानी कि स्थान को क्या बनाया, आधार बनाया आंकड़ों को सारणी में दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त है। अगले लेक्चर में हम जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। धन्यवाद। इसकी PDF आपको वहीं पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी।